आप सब गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सबका मॉडर्न इंडिया के क्लास में स्वागत है। मैं विजय वेद। कल मैंने आप लोगों से मॉडर्न इंडिया पे बृहद चर्चा की थी। उसमें हमने बेसिकली चर्चा किया था कि मॉडर्न इंडिया में हमें क्या क्या पढ़ना है। हमने एक विषय सूची बनाई थी। उसमें मॉडर्न इंडिया को दो भागों में बांटा था, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में था स्वतंत्रता संघर्ष के पहले की बातें और भाग 2 में स्वतंत्रता संघर्ष। और भी बहुत सारे बिंदुओं पे बातें हमने की थी कि मॉडर्न इंडिया में क्या है, घटनाएं कैसे घटित होती गई। आज हम सिलसिलेवार अपने टॉपिक के क्रम को आगे बढ़ाएंगे और लगातार उस पर पढ़ेंगे, समझेंगे। जो हमारा जो मेथोडोलॉजी होगा, तरीका होगा, बिल्कुल सिविल सेवा परीक्षा के अनुरूप होगा। प्रीलिम्स की आवश्यकता और मेंस की आवश्यकता, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए हम लोग काम करेंगे। तो पहला टॉपिक है भारत में यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का आगमन। यह घटना 16वीं 17वीं शताब्दी के दौरान की है। हमारा टॉपिक 18वीं शताब्दी के मध्य से प्रारंभ होता है, लेकिन हम थोड़ा सा पहले जाके इसलिए प्रारंभ करेंगे कि आगे जो 18वीं शताब्दी में घटनाएं हो रही हैं उनको हम ठीक से समझ पाएं। आप लोग देखेंगे कि 16वीं 17वीं शताब्दी में हमारे देश में वर्तमान यूरोप के कई सारे व्यापार करने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों का आगमन हुआ। इन कंपनियों में जो आए, उनमें जो आने का क्रम रहा, उनमें देखेंगे सबसे पहले पुर्तगाली आए। पुर्तगालियों के बाद देखेंगे आप जो कि है डच आए। डच के बाद देखेंगे अंग्रेज कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद देखेंगे डेन कंपनी आई, आज के डेनमार्क से। और सबसे लास्ट में फ्रांसीसी कंपनी आई। थोड़ा सा अपने समझने के लिए और दिमाग में संरचना बनाने के लिए एक डेट का सहारा ले लेते हैं। 1498 में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। वास्को डी गामा भारत पहुंचा था, जानते हैं आप सब। डच आए, आगे देखेंगे 1605 में। ठीक 3 साल बाद अंग्रेज आए 1608 में। डेनमार्क की कंपनी 1620 में पहली फैक्ट्री इसकी स्थापित हुई थी। और फ्रांसीसी आए 1667 में। यह है। तो सबसे पहले तो हम एक अप्रोच लेंगे कि इन 200 सालों में ये कंपनियां लगातार जो भारत की तरफ आई, आखिर क्या ऐसा कारण रहा। इनके आने का शुरू में हम फैक्चुअल बात नहीं करेंगे, आगे हम फैक्चुअल बातें कुछ करेंगे कि पुर्तगालियों में सबसे पहले कौन पहुंचा, किस जगह उतरा, कहां कहां फैक्ट्री स्थापित की, वे भारत आए तो कौन कौन सी वस्तुओं का व्यापार करते थे, उनके आने से क्या नए बदलाव हुए, फिर डचों के बारे में भी, अंग्रेजों के बारे में भी, और आगे अन्य कंपनियों के बारे में। मेन बात यह है कि इन 200 सालों का एक अप्रोच दिमाग में कि ये 200 सालों में ये कंपनियां जो आती गई, क्यों आई, कारण क्या था, और उनके आने से भारत में क्या बदलाव हुए, क्या परिवर्तन हुए, क्या इसका परिणाम आया। एक बात और हम बता दें, ये सभी व्यापार करने वाली कंपनियां थी। इनका असली शुरुआती उद्देश्य था भारत से व्यापार करते हुए। भारत की वस्तुएं उस समय बहुत सस्ती होती थी। यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ की वस्तु ले जाकर के उधर बहुत मुनाफा होता था। और असली मुनाफे की प्रेरणा, आर्थिक लाभ, ये प्राथमिक कारक थे। दूसरी भी और कुछ घटनाएं जुड़ी हुई थी। देखेंगे आप सब, इनके आने के पीछे कई कारण है। यह भी है कि आगे हम लोग देखेंगे इसमें से अंग्रेज सबसे ताकतवर थे। इनकी नौसैनिक क्षमता, सैनिक क्षमता, आर्थिक क्षमता ये काफी मजबूत थी। इसी वजह से इन अन्य बाकी कंपनियों को इन्होंने युद्धों में पराजित किया और उनको जो किया साइडलाइन किया, और आगे यही अंग्रेज भारत में अपनी राज की स्थापना करते हैं। सवाल है कि ये क्यों आती हैं। कंपनियों के आने का अगर कारण देखें तो ये बेसिकली यूरोपीय बदलाव से संबंधित है।
जिस समय 16वीं 17वीं शताब्दी में कंपनियां भारत में आई, उस समय के यूरोप पर थोड़ी सी आप सब नजर घुमाएं। उस समय का यूरोप जो है उसमें बहुत सारे बदलाव हो रहे थे। पुनर्जागरण आंदोलन हो रहा था, धर्म सुधार आंदोलन हो रहा था, वैज्ञानिक और तकनीकी बौद्धिक प्रगति हो रही थी, कैपिटलिज्म का शुरुआती जो फेज है, मर्केंटलिज्म, वाणिज्य व्यापार का बढ़ावा देना, यह सब विकास हो रहा था। और इन्हीं सब परिवर्तनों ने वहां देश और दुनिया में नए स्थानों के खोज, व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा दिया और उसका परिणाम भारत की तरफ कंपनियों का आगमन हुआ। ये देखेंगे। इनमें जो सबसे मेजर कारण है कंपनियों का आने का, उसमें एक घटना है कुस्तुनिया का पतन। और कुस्तुनिया का पतन जो है ये 1453 ईस्वी का एक समय है। और कुस्तुनिया के पतन से वैकल्पिक मार्ग के खोज का प्रयास। ये कुस्तुनिया का पतन क्या है, ये वैकल्पिक मार्ग क्या है, थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। आप लोग देखेंगे, जानेंगे, जब यूरोपीय इतिहास पढ़ेंगे उसमें जब घटनाएं पढ़ेंगे, देखें एक मैप है आपके सामने दिया हुआ है, इसमें आप सब देखेंगे यूरोप से और एशिया आने के लिए 1453 से पहले ये जो आज का इटली है, ये है प्राचीन सिल्क रूट। 1498 से पहले जब भारत में पहली बार अफ्रीका का चक्कर लगा के वास्को डी गामा आता है, इसके पहले पूरे इतिहास में प्राचीन और मध्यकाल में भी यूरोप से एशिया, भारत, चीन लोग आते जाते थे। कुछ व्यापार के उद्देश्य से आते थे, कुछ तीर्थयात्री होते थे, कुछ धर्म प्रचारक होते थे, ये आने जाने का क्रम लगा रहता था। उन दिनों 1498 से पहले अफ्रीका का चक्कर लगा के नहीं आता था आदमी, पुराने सिल्क रूट के माध्यम से आवाजाही होती थी। इसमें दो रूट होते थे, लैंड रूट जिसमें रेड कलर से इसमें आपको दिखाया गया है, लैंड रूट चीन से निकल करके इधर यूरोप की तरफ जाता था, और दूसरा होता था सी रूट जो इधर चीन से ही निकलकर मलक्का होते हुए भारत और इधर होते हुए और इधर लाल सागर होते हुए और फिर ये तुर्की में यहाँ जाके और फिर यूरोप की तरफ चला जाता था। यहाँ पे तुर्की में जो जंक्शन था इसी को कुस्तुनिया कहते थे। तुर्की में जंक्शन था। कुस्तुनिया एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र भी था, सांस्कृतिक केंद्र भी था। यहाँ बहुत सारे धार्मिक संप्रदाय के लोग रहते थे, बहुत सारे विचारों के लोग रहते थे, ये ध्यान में रहा। उन दिनों व्यापार की आवाजाही पर रोक नहीं होती थी, भले ही राजनीति का स्वरूप कुछ भी हो। लेकिन मध्यकाल में आप सब देखेंगे कि इस इलाके में, है ना, इस इलाके में मध्यकाल में इस्लाम का बहुत तेजी से उदय हुआ। इस्लाम का जब उदय हुआ तो इधर इसका प्रसार भारत की तरफ हुआ, अफ्रीका की तरफ हुआ और यूरोप की तरफ होना प्रारंभ हो गया। यूरोप में भी देखेंगे एक ईसाई धर्म था। इस्लाम का प्रसार होने से जब अरब से प्रसार होते होते पश्चिम की तरफ पूरा जो कि तुर्की तक फैल गया, उत्तरी अफ्रीका तक फैल गया। इधर देखेंगे आप लोग मध्यकाल में भारत की तरफ, चीन की तरफ इस्लाम भी फैला। ऐसी स्थिति में जब यूरोप की तरफ इस्लाम फैलना चालू हुआ तो वहाँ के ईसाई धर्म मानने वालों में और इधर के जो उस्मानिया तुर्क थे उन लोगों में आपस में धर्म युद्ध हुए। लगभग 1000 से 1453 के बीच 3 धर्म युद्ध हुए और इसमें अंततः जो तुर्क थे वे विजेता बने और उन्होंने कुस्तुनिया पर नियंत्रण कर लिया। और कुस्तुनिया पर नियंत्रण किया और साथ ही साथ वहाँ रहने वाले जो ईसाई धर्म प्रचारक होते थे उनको यहाँ से जो कि है मार भगाया, उनके भय से उन्होंने छोड़ दिया। साथ ही साथ यही नहीं किया, जो यूरोप के लोग थे कुस्तुनिया के रास्ते भारत आने, चीन जाने की तरफ रोक लगा दी गई। अब जरा सुनिए, कुस्तुनिया से बहुत सारे ईसाई धर्मगुरु, प्रचारक, विद्वान यूरोप में गए। ये अपने साथ जब गए तो यूरोप में इटली सबसे पहले पहुंचे। वहां पे गए तो बहुत सारे प्राचीन यूरोप के जो उपलब्धियां होती थी उसका ज्ञान लेके पहुंचे। ऐसी स्थिति में उन दिनों यूरोप अभी एक सोने की अवस्था में था। लोगों में उत्सुकता हुई कि अरे
हम आजकल जो कि है प्रगति के मामले में काफ़ी पिछड़े हैं, और हमारे बाप दादा, हमारे पूर्वज कितने आगे लोग थे। तो वहाँ पे उन अतीत के खोजों की लहर पैदा हुई, और उसका परिणाम आया कि वहाँ पुनर्जागरण हुआ। पुनर्जागरण का परिणाम हुआ कि देश और दुनिया के नए स्थानों की खोज के लिए एक यूरोप में लहर पैदा हुई, और उसी का परिणाम हुआ कि वैज्ञानिक खोजें हुई, नए नए जो कि देखेंगे तकनीकी का खोज हुआ, जैसे नई नई नौकाएं, उन पर त्रिकोणपाल, अक्षांश देशांतर मापक, और उसका परिणाम ये हुआ कि यूरोप के लोग नए नए स्थानों की तरफ खोजने के लिए निकल पड़े। यूरोप में उन्होंने दिनों कोपरनिकस का उदय हुआ, और कोपरनिकस ने मैथमेटिकल कैलकुलेशन से बताया कि ये दुनिया चपटी नहीं है, पृथ्वी चपटी नहीं है जैसा कि बाइबल की मान्यता थी, बल्कि गोल है। और हम उस मैथमेटिकल कैलकुलेशन के सहारे लोगों ने आकलन लगाया कि भारत आने के दूसरे मार्ग भी हो सकते हैं, और होने चाहिए जरूर, क्योंकि जब पृथ्वी गोल है और हम अटलांटिक के तट पर हम लोग रहते हैं, तो अटलांटिक के रास्ते दूसरे समुद्र जुड़े हुए हैं और हम जा सकते हैं। इसी का प्रभाव रहा कि अब लोगों ने, एक तो उनका ये रास्ता ब्लॉक कर दिया गया, तुर्कों ने कहा कि भैया ये नहीं आने देंगे, और एक ही मार्ग था, बिना कुस्तुनिया होते, कुस्तुनिया को क्रॉस किए, न कोई सी रूट से आ सकता था, न लैंड रूट से। इन्हीं आवश्यकताओं ने यूरोप के कंपनियों को भारत की तरफ आने के लिए रुख को बढ़ावा दिया, और अंततः आप सब देखेंगे कि भारत की यात्रा हुई भी। आप सब देखेंगे कि यहाँ से सबसे पहले प्रयास भारत की खोज के लिए स्पेन से हुआ। देखेंगे आप, स्पेन जो है उसके नागरिकों ने, उसके नाविकों ने जो कि सबसे पहले प्रयास किया, और स्पेन से प्रयास होने के बाद देखेंगे आप सब, ये जो इलाका है, अब स्पेन से सबसे पहले प्रयास हुआ, हमने कहा स्पेन। यहाँ का एक नाविक कोलंबस, जानते हैं आप लोग, भारत की तरफ नाव लेके चला, लेकिन गलती से वो कैरिबियन चला गया। 1492 की घटना है, जानते हैं आप लोग, 91 में चला था 1492। उसे लगा कि वो इंडिया पहुंच गया, लेकिन बेसिकली वो तो कैरिबियन पहुंचा था, नई जगह। इसी वजह से वहाँ के लोगों को उसने रेड इंडिया नाम दिया। उसे एहसास भी नहीं था कि हम इंडिया नहीं गए हैं। इंडिया के बारे में उसने सुन रखा था कि वहाँ के लोग बड़े अतिथियों को स्वागत करते हैं, लेकिन वहाँ जब वो गया अमेरिका में, वेस्ट इंडीज वाले इलाकों में, तो उसका अनुभव बहुत बुरा रहा, क्योंकि वहाँ के लोगों ने अंततः मार के उन्हें भगा दिया। बाद में एक दूसरा जो कि देखेंगे इटालियन नाविक अमेरिको वेस्पुसी, ये यात्रा करता है उधर, और दुनिया को बताता है कि नहीं नहीं, इंडिया नहीं है, ये अमेरिका है। खैर वो प्रयास कोलंबस का असफल रहा। अगला तुरंत जो कि है पुर्तगाल से भी प्रयास हुए, और इस बार पुर्तगाल का नाविक जो है कोलंबस, जो यहाँ अफ्रीका के पूर्वी तट आया, केप ऑफ गुड होते हुए, यहाँ उसकी अरब व्यापारियों से, भारतीय व्यापारियों से, गुजरात के व्यापारियों से मुलाकात हुई, और उन्हीं के सहारे ये जो कि है भारत में जो है कि आज के केरल में जो है कालीकट में पहुंचा। ये सब कहानी आप जानते हैं। तो हमारे कहने का मतलब है कि ये जो कंपनियां इधर आई, उनके आना यूरोप में होने वाले बदलावों और उस समय के भारत की परिस्थिति, इन दोनों से जुड़ा हुआ है। हमने कहा कुछ दुनिया का पतन हुआ, इसलिए दबाव पड़ा एक नए मार्ग की खोज होने के लिए। भौगोलिक खोजें हुई, वैज्ञानिक खोजें वहां हुई, इससे लोग प्रेरित होकर इधर आए। दूसरी चीज, सवाल है कि क्यों आए? क्या ऐसा भारत में था कि इतना उन्होंने जहमत उठाई, इतना प्रयास किए? इन खोजों में उनके भी बहुत सारे जो देखेंगे संपदा का खर्च हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए, ये देखेंगे। इसके पीछे रीजन है, इसके पीछे रीजन है भारत की आर्थिक संपन्नता, भारत से व्यापार वाणिज्य करके मुनाफा कमाना। देखेंगे आप लोग, भारत के प्रति पश्चिम के देश आधुनिक काल से भी पहले हमेशा देखेंगे आकर्षित रहते थे, क्योंकि भारत से ले जाने वाली वस्तुएं, जिसमें मसाला होता था, सूती वस्त्र होता था, दूसरे शिल्प की वस्तुएं होती थी, वहाँ यूरोप में बेच करके बहुत मुनाफा कमाया जाता था। तो मुनाफा वो प्राइमरी कारक है जिसकी वजह से भारत लोग आए। भारत उन दिनों बहुत समृद्ध था, और इसका बहुत सारा विवरण मिलता है। अगर मध्यकाल की ही बात करें तो मार्को पोलो ने यात्रा की थी, दक्षिण भारत रुका था, और उसने भारत की संपन्नता का बहुत जो कि है, वो एक इटालियन यात्री था,
जो कि चर्चा किया था। इससे वहाँ के लोग भारत के प्रति अट्रैक्ट हुए और मध्यकाल में आगे देखेंगे 17वीं सदी में जिसमें ये कंपनियां आ रही हैं भारत में, और भी कई सारे यूरोपीय यात्री आ रहे हैं जिसमें त्रिवेनियर है, वर्नियर है, औरंगजेब का चिकित्सक मनुची है। देखेंगे आप लोग त्रिवेनियर लिखता है कि भारत का गांव, छोटा से छोटा गांव कस्बा काफी समृद्ध है, यहाँ के लोग अच्छे वस्त्र बनाते हैं और भी दूसरे हस्तशिल्प के बहुत अच्छे सुंदर आइटम बनाते हैं, यहाँ काफी समृद्धि है। साथ ही साथ देखेंगे वर्नियर भी ऐसी बात करता है। औरंगजेब का चिकित्सक हमने कहा मनुची कहता है कि बंगाल अपने आप में इतना समृद्ध है कि समस्त मिस्र से भी ज्यादा जो कि है यहाँ समृद्धि पाई जाती है। जाहिर सी बात है, कोई भी व्यापार कहीं करता है उन जगह से जहाँ समृद्धि हो, क्योंकि समृद्धि होने से वहाँ कम दाम में वस्तु पाने का जो कि रहता है स्कोप, अपनी भी वस्तु ले जाके वहाँ बेचने का स्कोप रहता है, वहाँ से भी वस्तु प्राप्त करने का स्कोप रहता है। यही वो काल है कि जब ये यूरोप में हमने कहा कि पुनर्जागरण हो रहा है, इससे लोग नया नया वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं, नए नए स्थानों की खोज कर रहे हैं। साथ ही साथ इस समय धर्म सुधार आंदोलन हो रहा है, व्यापार वाणिज्य का महत्व बढ़ रहा है और व्यापार वाणिज्य में का जो महत्व बढ़ रहा है, पूंजीवाद के विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। पूंजीवाद का शुरुआती जो रूप है, देखेंगे पूंजीवाद अपने समय काल में कई रूपों में धीरे धीरे विकसित हुआ है ना, मर्केंटलिज्म, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, आगे देखेंगे आप लोग जो कि फाइनेंशियल कैपिटलिज्म, आज का दौर में देखेंगे क्रोनी कैपिटलिज्म चल रहा है। ये है तो यूरोप में एक वणिकवाद, वाणिज्यवाद का देखेंगे आर्थिक दर्शन का उदय हुआ जो पूंजीवाद का प्रारंभिक रूप था। उसके तहत कहा गया, उन दिनों यूरोपीय देशों में भी आपस में प्रतिस्पर्धा होती थी, खासकर ब्रिटेन में और फ्रांस में। तो वहाँ के अर्थशास्त्रियों ने एक सिद्धांत दिया कि किसी भी हमारा देश तभी तरक्की कर सकता है, मजबूत हो सकता है, जब हमारे पास बुलियन अधिक से अधिक हो, यानी अधिक से अधिक सोना हो और चांदी हो। तो सवाल है कि बुलियन आएगा कहाँ से? तो उसके लिए कहा गया कि बुलियन आने का एक बड़ा स्रोत है व्यापार। हम ऐसे स्थान पर जाएं जहां से कम कीमत पर वस्तुएं प्राप्त हों और हम अपने यहाँ लाके ऊंचे दामों पर बेचें और साथ ही साथ अपने यहाँ से वस्तु ले जाके कम कीमत पर दूसरे जगह ऊंचे दामों पर बेचें। तो इससे जो भुगतान संतुलन में हमारा जो बढ़त होगा वह लगातार हमें सोना चांदी हमारे देश में संचित करेगा। इससे हमारी आर्थिक ताकत बढ़ेगी, इससे हमारी सैनिक ताकत बढ़ेगी, हमारा देश मजबूत होगा। तो हमने कहा कि यही सब उन दिनों ये 200 सालों में जो उधर डेवलपमेंट हो रहा है उसका कारण है कि भारत में यूरोप की कंपनियां आ रही हैं। तो आगमन के कारण में हमें 5 पॉइंट क्लियर रहनी चाहिए। ये आपको विभिन्न मामलों में पूछा जा सकता है कि भाई उन दिनों ये कंपनी आई थी तो आखिर कारण क्या था, ये ध्यान में रखना। तो पहला यही है। तो हमने कहा कि कई सारे कारण है, उसमें कुस्तुनिया का पतन है और जब कुस्तुनिया का पतन है तो इसी से लिंक है हमने कहा, और वो लिंक क्या है साहब? दूसरा, पुनर्जागरण यूरोप में, पुनर्जागरण से क्या है? भौगोलिक खोजें, पुनर्जागरण से साथ ही साथ क्या है? तकनीकी वैज्ञानिक प्रगति, और तकनीकी में देखेंगे कई सारी नई खोजें हुई उन दिनों। हमने कहा एक तो कोपरनिकस ने नया सिद्धांत दिया और उसके सिद्धांत ने है ना लोगों को खोज के लिए प्रेरित किया। साथ ही साथ और बहुत सारी तकनीकें आई। उन तकनीकों में आप देखेंगे तो एस्ट्रोलैब था। एस्ट्रोलैब अक्षांश देशांतर मापक होता है ना। इसके अलावा देखेंगे आप लोग कंपास। एस्ट्रोलैब और कंपास के पहले लोग दूर समुद्र में यात्रा नहीं करते थे क्योंकि समुद्र में भटकने का खतरा होता था, लेकिन यहाँ इसके आने से क्या हुआ? दिशा भ्रम का जो कि है होने का खतरा समाप्त हो गया। एस्ट्रोलैब, कंपास। इसके देखेंगे आधुनिक नौकाएं, देखेंगे बंदूकें, तोपें आदि। इसके कारण क्या होगा कि एक डर भय समाप्त होगा, जोखिम जो समुद्री यात्रा का है वो दूर होगा और इससे नए स्थानों पर जाने के लिए बढ़ावा मिला। और देखेंगे कि इसके अलावा साथ ही साथ तीसरी बात यह है कि यूरोप में देखेंगे शासकों का योगदान।
देखेंगे कि जो खोजें चालू हुई कि नए नए स्थानों पर चलो खोजो उसको, सबसे पहले उसमें स्पेन और पुर्तगाल दो देश अग्रणी थे। स्पेन में एक महारानी थी इसाबेला, उसने अपने नाविकों को प्रमोट किया और उसी का परिणाम था कि आप सब देखेंगे कि कोलंबस जो कि निकला। ये अलग बात है कि भारत की खोज नहीं हुई, लेकिन एक और महान खोज हुई अमेरिका की। और दूसरा था पुर्तगाल, और यहाँ का नाविक जो है देखेंगे वास्को डी गामा। और यहाँ प्रिंस हेनरी एक शासक होता था, उसी प्रिंस हेनरी ने देखेंगे काफी धन संपदा उपलब्ध कराया नाविकों का, और उसी का प्रयास देखेंगे रिजल्ट रहा कि वास्को डी गामा जैसे नाविक जो कि भारत की तरफ रुख करता है। केवल यहीं से नहीं था, इतना ही और भी रीजन है। सबसे महत्वपूर्ण रीजन हमने कहा कि भारत से जो भारत की आर्थिक संपन्नता, और व्यापार से मुनाफा कमाने की प्रेरणा। भारत हमने कहा कि काफी आर्थिक रूप से संपन्न था, और हमने आपसे उससे उदाहरण दिया कि उस समय बहुत सारे जो तत्कालिक राइटर हैं जो यूरोप से भारत आ रहे हैं, जिसमें मुगलों का दौर है, और देखेंगे उसमें तिवेनियर है, तिवर्नियर, देखेंगे उसमें वर्नियर। हमने कहा कि औरंगजेब का चिकित्सक है मनुची। इसके भी पहले बात करें तो मार्को पोलो, ये लोग उस समय के भारत की समृद्धि का बहुत वर्णन करते हैं। और जाहिर सी बात है जब वो आकर के भारत में जाके देख के जाते हैं, लिखते हैं, तो वहाँ के लोगों में भारत को प्रति बहुत आकर्षण पैदा होता है कि भैया भारत चलो, वहाँ से व्यापार से बहुत मुनाफा होगा। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग भारत के अध्यात्म से भी, यहाँ के विचारों से भी आकर्षित होते थे उन दिनों। ये देखेंगे। पांचवी बात है साथ में देखेंगे मुनाफा यहाँ इतना स्कोप होता था कि एक उदाहरण मिलता है। वास्को डी गामा 1498 में आया, हमने कहा कि कालीकट पहली बार पहुंचा था, आगे हम देखेंगे। और रास्ते में उसको बहुत दिक्कत हुई थी, बहुत सारे उसके सहयोगी जो कि है वो रास्ते में मारे गए, भोजन का संकट समुद्र में। यहाँ तक चर्चा मिलता है कि उनके पास पानी पीने की समस्या आई तो मित्रों ने एक दूसरे का मूत्र पी के काम चलाया, अपने मरे हुए मित्रों का मांस खाया। ये दुनिया की खोजें ऐसे नहीं हुई हैं, उन्होंने बहुत कुर्बानियां ली हैं, ये देखेंगे, है ना। खैर पहुंचा, सारा दुख दर्द उसका दूर हो गया भारत आके। चर्चा मिलती है कि जब यहाँ से गया तो जो जिन जहाजों से 4 जहाज उसके आए थे, उसमें भारत से मसाले और देखेंगे हस्तशिल्प, दूसरे बहुत महंगे आइटम जो यूरोप में बिकते थे। इतना ज्यादा उसको मुनाफा हुआ कि वो टोटल उसकी लागत का 60 गुना से अधिक था। सोचिए, अब पुर्तगाल में लोगों को इससे क्या होगा, देखा देखी बिल्कुल लहर पैदा होगी कि यार भारत चलो, भारत चलो, और यही हो जाएगा कि आगे तांता लग जाएगा, क्रम लग जाएगा। इसके अलावा देखेंगे हमने कहा कि ये तो रीजन है ही, साथ ही साथ अगला कारण है, और वह है आपका वाणिज्यवाद, वणिकवाद, जैसे सिद्धांत की भूमिका। ये सिद्धांत क्या कहता है ना, स्टेट के आर्थिक समृद्धि के लिए बुलियन आवश्यक है। बुलियन यानी सोना चांदी। और बुलियन कैसे आएगा, बाई ट्रेड, व्यापार के माध्यम से। और व्यापार हर जगह करेंगे तो नहीं फायदा होगा, भारत आके व्यापार करेंगे तो फायदा होगा, क्योंकि भारत के मसालों की कीमत बहुत मुंह मांगी और ऊंची होती थी यूरोप में। यूरोप का वेदर आप लोग जानते हैं, ज्यादातर देशों में यूरोप में क्या होता है, बहुत ठंडा पड़ता है, तो वहाँ के लोग जो कि नॉनवेज के शौकीन होते हैं, उनकी आवश्यकताएं भी होती हैं। और नॉनवेज के लिए, बिना मसाला के लिए नॉनवेज अच्छा होगा नहीं। नॉनवेज में मसाला डालने से एक तो उसके खराब होने की दर कम हो जाती है,
टेस्ट बढ़ जाता है। साथ ही साथ उन दिनों इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ नहीं था, सूती वस्त्र का स्थान भारत था। नील, अफीम, सोरा और भी कीमती वस्तुएं जैसे मोती, हाथी दांत की वस्तुएं, इनकी जबरदस्त उधर मांग होती थी और उसका व्यापार करके जो देश व्यापार करता था उसके पास बुलियन आता था। तो ये सब रीजन है। अब ये जो हमने 5 पॉइंट आपको लिखाया, सवाल का ये हिस्सा हो सकता है, सीधे किया जा सकता है। तो भारत में 16वीं 17वीं शताब्दी में या है ना मध्यकाल के दौरान यूरोप के वाणिज्यिक कंपनियों के आने का कारण क्या था, ये ध्यान में रहा। तो ये पॉइंट हमारे पास क्लियर होना चाहिए। या फैक्ट नहीं दे रहा है, वो सारे कंपनियों के आने के पीछे कारण देख रहा है। दूसरा चीज आप देखेंगे है ना, परिणाम क्या हुआ। इन परिणामों को जानने के लिए, समझने के लिए साथ ही साथ हम लोग थोड़ा है ना और भी बातें करते हैं। याद कीजिए, भारत में ये कंपनियां आई, हमने आपको बताया, देखेंगे आप लोग समय के साथ भारत में ऐसे बहुत सारे उन्होंने वो किया था, यात्राएं की थी। देखेंगे ये भारत का तट है, माइंड में आप लाइए, पश्चिमी तट, पूर्वी तट। जो कंपनियां आई थी वो समुद्र के रास्ते आई थी, तो उनके लिए महत्वपूर्ण था कि भारत का जो समुद्री तट है वहां पे अपने लिए कुछ ठिकाने बनाए। उस समय भारत में देखेंगे बहुत मजबूत राजाओं का शासन होता था। साउथ इंडिया के भी शासक मजबूत थे। उत्तर भारत में मुगलों का शासन आया जो लगातार मजबूत होते गए। कंपनी के लोग जब आए तो यहाँ के स्थानीय शासकों से, रजवाड़ों से उन्होंने विनती की कि साहब हम आपके यहाँ व्यापार करने आए हैं और हमें स्थान दीजिए, जगह दीजिए, सहूलियत दीजिए। चूंकि वे उधर से सोना चांदी लेके आते थे और हम उन्हें अपनी वस्तु बेचते थे, तो हमें भी मुनाफा होता था। ये नहीं है कि वही मुनाफा कमाते थे, हमें भी मुनाफा होता था। वो तो बाद में स्थिति बदल गई कि जब 200 साल यहाँ रहने के बाद स्थिति में परिवर्तन आया कि यहाँ केंद्रीकृत जो मुगल सत्ता होता था उसका पतन हुआ और उसके जगह छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ और वो राजा आपस में ही लड़ने लगे 18वीं शताब्दी में। तो ऐसी स्थिति में उन व्यापारिक कंपनियों का जो पहले से आके अब धीरे धीरे व्यापार करके मजबूत हो गई थी, स्थानीय राजनीति का लाभ उठाया। उन्होंने देखा कि भैया ये तो आपस में लड़ रहे हैं, स्कोप है अपने लिए। उन दिनों भारत में राष्ट्रवाद जैसी चीजें नहीं थी, कोई भी व्यक्ति किसी इलाके में शासन करने लगता था, देसी हो विदेशी हो, ये मेजर फैक्टर होते थे। तो कहने का आशा है जब वो कंपनियां आई तो भारत के इन स्थानों पर देखेंगे, बहुत सारे स्थानों पर इन्होंने क्या किया, अपनी फैक्ट्री बनाई और कई सारे जगहों पे। सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हमने कहा कि देखेंगे यहाँ कालीकट है, यहाँ पे सबसे पहले कौन आया था, वास्को डी गामा। आगे वास्को डी गामा के बाद फिर कुछ और पुर्तगाली आए, देखेंगे आप लोग है ना। फिर वास्को डी गामा एक और बार जो कि है भारत आया था, 2 बार भारत आया था। फिर उसके बाद उन्होंने कोचीन को ठिकाना बनाया। इसी तरह देखेंगे आगे गोवा को ठिकाना बनाया। बॉम्बे में भी शुरू में पुर्तगाली हुए, हालांकि बाद में वो बम्बई पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को दे दिया था। आगे देखेंगे यहाँ दमन है, यहाँ पुर्तगाली है। यहाँ देखेंगे सूरत है, यहाँ भी है। यहाँ देखेंगे दीव है, यहाँ है। पूर्वी तट पर भी उन्होंने अपनी बस्तियां बनाई, बसाई। देखेंगे यहाँ है मुसलिमपट्टनम में। यहाँ देखेंगे आप जो कि है बंगाल में बहुत सारे स्थानों पर ऐसे बसे। देखेंगे हमने आपको कहा कि 1498 में पुर्तगाली है, लगभग 100 साल बाद 1605 में फिर डच आए। शुरू में 100 साल पुर्तगाली बादशाह रहे इस इलाके में, है ना, अकेले व्यापार करते थे। जब वो आए तो हमने कहा कि हमारे स्थानीय शासकों ने उन्हें सहूलियत दिया, सहायता दिया, ये घटना है। कालक्रम में और भी दोनों अन्य कंपनियां भारत के इन तटों पर आके बसती हैं। आप देखेंगे डच आए तो डचों ने भी यहाँ देखेंगे मुसलिमपट्टनम में ही और भी भारत के पूर्वी तट पर, इधर चिंसूरा में बहुत सारे जगहों पे, इधर देखेंगे बालासोर में, यहाँ बहुत सारी फैक्ट्रियां स्थापित की। 3 ही साल बाद अंग्रेज आ गए। अब अंग्रेजों के साथ आप लोग देखेंगे ये जो हम कर रहे हैं ना, ये और आप लोगों को साइंटिफिकली हम बताएंगे अलग अलग, ये तो एक पूरी एक कहानी दिमाग में डाल रहा है। आगे देखेंगे अंग्रेज आए तो अंग्रेज सबसे पहले आए उतरे सूरत में, उस समय जहांगीर का शासन था, लेकिन पहले से पुर्तगालियों का प्रभाव जहांगीर और मुगलों के दरबार में होता था और पुर्तगालियों ने कहा कि साहब ये हमारे प्रतिद्वंदी हैं, इनको आप अपने स्थान न दीजिए। तो उन्होंने दक्षिण भारत की तरफ रुख किया। तो उन्होंने सबसे पहले मुसलिमपट्टनम में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1611 में स्थापित की, ये ध्यान में रखना है। हालांकि कुछ ही दिनों बाद जहांगीर से संबंध अच्छे हो गए तो फिर सूरत में उन्होंने अपना फैक्ट्री बना लिया। फिर उसके बाद से देखेंगे इधर अहमदाबाद में बनाया, कैम्बे में बनाया। शाहजहां के समय उनको और पूर्वी भारत में बहुत सारे स्थानों पर मिला। औरंगजेब के समय इधर आज का कलकत्ता स्थापित हुआ। दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने देखेंगे मद्रास के आसपास जो की है, यहाँ देखेंगे
किले बनाए, स्थान बनाए। इनके बाद फिर से आप लोग जानेंगे, देखेंगे कि आगे कि डेन कंपनी का उदय हुआ। डेन कंपनी ने भी इस तरह भारत के पूर्वी तटों पर, कुछ पश्चिमी तटों पर भी फैक्ट्रियां बनाई। सबसे लास्ट में कौन आया? फ्रांसीसी। और फ्रांसीसियों के साथ आप लोग देखेंगे कि सबसे पहले ये सूरत में, फिर उसके बाद से देखेंगे पांडिचेरी के जो इलाका है यहाँ, है ना, ये मुख्य रूप से उनके गढ़ है। और भी यनम में भी जो पांडिचेरी का इलाका है यह है। तो मेरा कहने का मतलब है ये 200 सालों में कंपनियां भारत के इन तटवर्ती इलाकों पर बसी। ये ध्यान में रहेंगे कि केवल तट पे ही नहीं, आगरा में भी उनकी कंपनी होती थी। देखेंगे इधर पटना में, है ना, बहुत सारे स्थानों पर, अहमदाबाद में, भारत के भीतरी भागों में भी वो बसे। उनको हमारे राजा महाराजाओं ने स्थान दिया, समर्थन भी किया, सहूलियत दी। क्यों? क्योंकि वो सोना चांदी लाते थे तो यहाँ भी फायदा होता था। ये ध्यान में रहे। कालक्रम में यहाँ बसे। आगे आने वाले देखो मैं, अब सवाल यह है कि आए तो क्या इसका भारत पर प्रभाव कैसा पड़ा? तो भारत पर देखेंगे बहुत सारे प्रभाव पड़े। उन प्रभावों को भी हम लोग थोड़ा सा उसी के सहारे देखते हैं। अब देखेंगे वो आए यहाँ बसे भारत में। देखेंगे आप सब कि जैसे पुर्तगाली हैं, पुर्तगाली आकर के बसे भारत में। हमने कहा कि बहुत सारे फैक्ट्री इन्होंने बसे बनाई। पुर्तगाली जब आए तो देखिए ये मैप आप सब देखें। पुर्तगाली आए तो उन्होंने क्या देखा कि यहाँ के राजा महाराजा समुद्र में बहुत कमजोर है, क्योंकि इनकी नौसैनिक क्षमता अच्छी नहीं है, लेकिन लैंड पे बहुत मजबूत है। और उन्होंने देखा कि भारत में और दूसरे भी एशियाई राज्यों में अगर लैंड पर व्यापार वाणिज्य करके मुनाफा कमाना है तो समुद्र पर अगर अपनी बढ़त बनाएंगे तो इसे हमें जबरदस्त लाभ होगा। क्योंकि जो हमारी बात उधर लैंड पर नहीं मानेगा उसको हम समुद्र में, उससे हम जो कि अपनी ताकत दिखाएंगे तो उसे मानना पड़ेगा। और यह उनका सोचना भी सही था। उन्होंने क्या किया, यहाँ देखेंगे आप लोग, हमने कहा कालीकट, कोचीन, गोवा, सूरत, दमन दीव, भारत के पूर्वी तट पे भी, है ना। इधर देखेंगे आप लोग श्रीलंका में, इधर मलक्का में, इधर देखेंगे होरमुज तट पर, इधर अदन की खाड़ी लाल सागर में, इधर मेडागास्कर। उन्होंने क्या किया कि पूरे हिंद महासागर को अपने कंट्रोल में ले लिया। और इसके लिए उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी बनाई थी। ये हम सर्वे करेंगे तो आगे देखेंगे। और उनके पास चूंकि बहुत जहाज उनके मजबूत थे, उन जहाजों पर तोपे बंदूकें जो कि बहुत शक्तिशाली होती थी, वो यहाँ इतना ताकतवर बन के उभरे कि इसका लाभ उन्होंने उठाया कि गोवा में कार्यालय खोला और एक परमिट जो कि जारी करना चालू किया, जिसे कार्टेज कहते हैं, करताज हिंदी में। कहा कि देखो भैया, समुद्र के बादशाह हम ही हैं और हमसे आप लोग कार्टेज खरीदोगे, परमिट लोगे, तभी आपको आने जाने देंगे, नहीं तो हम जहाज